हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 9 शासन प्रणाली। इसमें लास्ट क्लास में हमने 55 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये विशेषता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, तो ये भी विशेषता है भारत की। थर्ड है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो ये भी विशेषता है। डी है, ये संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, तो ये हमारे भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल है। क्योंकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ से राज्यों मतलब इकाई हैं, उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, इसमें उल्लेखित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इस तरह से विकल्प जो डी है वो भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण आर है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जो हैं उनको न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कारण ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण आर, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर है वो एक ही सही व्याख्या है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः कैसा है? संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है वो प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास वासु हैं, वो भी करते गए हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक, और इसी कारण से इसे अर्ध संघात्मक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। प्रकृति में तो संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन। भारतीय संविधान की जो प्रकृति वो संघात्मक है, ये एकात्मक। इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान तो इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देती है और जबकि कुछ विद्वान इसे क्या कहते हैं? एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन है, इनके अनुसार भारत का संविधान है वो सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वेयर है, इनके अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय है। क्वेश्चन नंबर 61, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केसी वेयर ने। क्वेश्चन नंबर 62 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 है और यह है सूची 2। सहकारी संघवाद, तो ये किसने बोला है? ये अभी हमने देखा था, ग्रैनविल ऑस्टिन, जी ऑस्टिन था।
तो ए का देखेंगे 4, ए का 4 एक ही ऑप्शन में सी वाले में, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। और देख लेते हैं सौदेबाजी संघवाद, तो ये किसने बोला है? ये बोला है मॉरिस जोन्स ने। फिर है अर्ध संघवाद, ये बोला है केसी वेयर ने। और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद, इसका है आइवर जेनिंग्स। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान है अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी केसी वेयर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान है उसको संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 65 है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट ए साइमन है, इन्होंने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मैरिनो और एफ.डब्ल्यू. रिक्स हैं, इन्होंने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के उनके अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फ्रैन डब्ल्यू रिक्स। विकास प्रशासन की अवधारणा से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के अनुसार हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगी, यह कथन दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डब्ल्यू.वी. डॉनहम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। बाकी जो बचे हुए 3 विकल्प हैं ए, बी एंड डी, ये तथ्य गणतंत्रीय अवधारणा मतलब निर्वाचित लोकतंत्रीय प्रणाली के ही प्रारूप है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? फर्स्ट है शक्तियों का परिसीमन, सेकेंड है विधि के समक्ष समता, थर्ड है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, फोर्थ है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4। ये जो चारों हैं ये विधि के शासन के प्रमुख लक्षण हैं, और जो ऑप्शन थर्ड है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये विधि के शासन का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। किसी देश के संविधान का मुख्य उद्देश्य सरकार की प्रकृति और स्वरूप की एक रूपरेखा तैयार करना है। संविधान देश में सरकार के आधारभूत सिद्धांतों, संरचना एवं प्रक्रियाओं की स्थापना के साथ व्यक्तियों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को परिभाषित करता है। चूंकि संविधान में किसी देश के बुनियादी मौलिक कानून निहित होते हैं,
अतः ये सरकार के विभिन्न अंगों यथा विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के उत्तरदायित्व भी निर्धारित करता है। विधायिका संविधान में दिए गए निर्देशों एवं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण करती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी देश के संविधान का मुख्य प्रयोजन सरकार की शक्तियों को परिभाषित एवं सीमाबद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। सेकंड है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2 वाला करेक्ट है। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुशता सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ है। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधि भी विद्यमान रहती हैं। तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट है और फर्स्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 74, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, इनका स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित जो भी उपबंध है उनके अधीन ये कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 75, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने जो प्राधिकार है या जो शक्तियां हैं उनके प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा कौन सी, भारत में केंद्र एवं राज्यों में जो राज्य सरकार है उनके प्राधिकार का स्रोत क्या है, संविधान होता है। क्वेश्चन नंबर 76, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध है उनके अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ है कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। नंबर 79, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। सेकंड, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। थर्ड, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। फोर्थ, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल थर्ड वाला। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये वाली नहीं। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की जो शक्ति है ये विशेषता ही समान है। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास तथा अमेरिका में है वो है राज्यों के पास है। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षता निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन मतलब राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा? थर्ड वाला। ऑप्शन विकल्प ए करेक्ट है और ऑप्शन नंबर है थर्ड। फ्रेंड्स, ये वाली क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे के क्वेश्चन बचे हुए नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।